नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं, चक्रव्यूह का वक्त है। शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट शो की। सबसे पहले वो कहानियां जिन पर आपने वोट करके अपनी पसंद हमको बताई है। पहली कहानी फुटबॉल की दुनिया से। मैच क्रिकेट का चल रहा है आज, लेकिन ये कहानी क्रिकेट की है, मेसी के बारे में। मेसी द ग्रेट ने कैसे बदल दी है अर्जेंटीना की किस्मत। इस खबर को 19% लोग देखना चाहते हैं। आगे मैं विस्तार से इस बारे में बात करूंगा। ऐसी कहानियां जो शायद आपने ही सुनी हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को क्यों भाया पुतिन के दोस्त मुस्तफा खामेनेई का प्लान। ये क्या खबर है, इसको देखने के लिए 24% लोगों ने अपना वोट दिया है। आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे। E20 पर जागो ग्राहक जागो, अपनी गाड़ी सुरक्षित बनाओ, कैसे बताएंगे आगे। कैसे जनता की जीत हुई है और सरकार जो जिद पर अड़ी थी उसके लिए एक संदेश आया है। इस खबर को 27% लोग देखना चाहते हैं। और जो खबर आज सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है सोनम वांगचुक के अनशन का आज 19वां दिन है। कैसी तबीयत है वो, और उनके इस अनशन से किसको टेंशन है, कौन परेशान होगा। इस खबर में दिलचस्पी 30% दर्शकों ने अपनी वोटिंग के जरिए दिखाई है, और यही चक्रव्यूह में आज की कवर स्टोरी भी है। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये लाइनें हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता अग्निपथ की है, जो सदियों से इंसानी हौसले को जगाती आई है। लेकिन आज बात हरिवंश राय बच्चन साहब की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जो इस कविता को सच में जी रहा है, और वो है सोनम वांगचुक। मैग्सेसे अवार्डी, हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक, जिनकी दुनिया भर में पहचान है। दिल्ली की भीषण गर्मी में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक 19 दिनों से बिना कुछ खाए धरने पर बैठे हुए हैं। अपने लिए नहीं, देश की युवाओं के लिए। लद्दाख की बर्फीली वादियों से निकलकर दिल्ली की इस उमस भरी भीषण गर्मी में जंतर मंतर के तपते मंच पर सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से आपके और हमारे लिए अनशन पर है। बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ पानी और हौसले के दम पर यह इंसान सिस्टम की खामोशी को लगातार चुनौती दे रहा है। सिस्टम है कि जैसे जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। शरीर टूटता जा रहा है, धूप में जल रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है, खड़े होने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी संकल्प उसी हिमालय की तरह अडिग है जिस हिमालय की छत्र छाया में सोनम वांगचुक पले और आगे बढ़े। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक अब ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। आपने सुना उनको। उनका यह बयान कल का है, जिसमें उनकी लड़खड़ाती आवाज सोनम वांगचुक की सेहत का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड खुद दे रही थी। लेकिन सवाल यह कि सोनम वांगचुक को इस अग्निपथ से क्यों गुजरना पड़ रहा है। क्या सोनम की मांग ऐसी है जिसे सुना भी नहीं जा सकता, जबकि सरकार भी कहती है कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सोनम वांगचुक कितने दिनों तक हमारे आपके बच्चों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे रह सकते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो आज इस सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जिनका आज चक्रव्यूह में मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सोनम वांगचुक का एक हेल्थ अपडेट दे देता हूं। पिछले 19 दिनों में सोनम वांगचुक का वजन करीब 9 किलो से ज्यादा कम हो गया है। आज उनका ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, पल्स 72 बीट्स प्रति मिनट है, और ब्लड प्रेशर 105/61 है। डॉक्टरों के मुताबिक सोनम वांगचुक की हेल्थ फिलहाल स्थिर है, लेकिन हालत आप नाजुक कह सकते हैं। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उनकी सेहत की अब निगरानी कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती होती है, उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है हर जान कीमती होती है, उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने के निर्देश दे दिए हैं। जो वेट लॉस है, आज का वेट जो उनका है, जो 19th डे पे इट इज अराउंड टोटल वेट लॉस हम जो 19th डे पे है, इट इज मोर देन 9 kg।
So he has lost more than 9 kg on the 19th day of his indefinite fast. उनका ब्लड शुगर आज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स 72 पर मिनट है, और जो ब्लड प्रेशर लाइन डाउन और जो सिटिंग पोजीशन में 105/61 और 101/65 है। हाइड्रेशन फेयर है। ही इज मेंटली अलर्ट। सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर सिस्टम से टकरा रहे हैं। लोग लगातार उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील भी अब कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो अनशन खत्म करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस तपती धूप में सोनम वांगचुक को मिल रहा समर्थन उनके कमजोर होते स्वास्थ्य में ऊर्जा बढ़ा रहा है। उनके समर्थन में देश की कई बड़ी हस्तियां भी अब उमड़ रही हैं। पर्यावरणविदों से लेकर देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई बुद्धिजीवी जंतर मंतर पहुंचकर उनके अग्निपथ में शामिल हो रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। जंतर मंतर पर उमड़ रही भीड़ और समर्थन सोनम वांगचुक के लिए शक्ति पुंज से कम नहीं है। बॉलीवुड सितारों से लेकर कई राजनीतिक पार्टियों का सोनम वांगचुक को खुला समर्थन अब मिल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के साथ धरना देकर प्रोटेस्ट कर शुरुआत की थी। उनके साथ संजय सिंह जो उनके सांसद है वो भी मौजूद थे। केजरीवाल ने मंच से अन्ना आंदोलन की याद की और सोनम वांगचुक की मांगों को सरकार से मानने की अपील की। यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे। यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में। केजरीवाल से पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जंतर मंतर जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक से पिछले दिनों में मुलाकात की थी। इस बीच आज दोपहर में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव भी सोनम वांगचुक को समर्थन देने उनके मंच पर पहुंची। डिंपल यादव के साथ आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद थे। इसके पहले कल समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी अनशन स्थल पर पहुंच चुकी है। आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट पड़ेगी। उन्होंने लगातार इस पॉइंट में स्ट्रेस किया है कि सोनम वांगचुक जी को अनशन को इसीलिए तोड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सत्याग्रह और अहिंसा को नहीं मानते हैं। वो कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाने वाले हैं। सोनम वांगचुक के इस अनशन की वजह से अब बीजेपी पर, सत्तारूढ़ दल पर दबाव चारों तरफ से पड़ रहा है। उसमें विपक्ष भी शामिल हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया के जरिए सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर चुके हैं। कल आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी जंतर मंतर पहुंचे थे। उन्होंने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के से बातचीत की थी और मंच से ही सरकार पर तीखा हमला बोला था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार समेत कई विपक्षी पार्टियां सोनम वांगचुक के समर्थन में अब खड़ी हो गई हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया और उनकी बिगड़ती तबीयत पर गहरी चिंता जताई। आज सुबह सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस के संसदीय दल की अहम बैठक हुई। इसमें मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा कि वो इस मुद्दे को यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसको संसद में उठाएगी। हालांकि राहुल गांधी अभी तक जंतर मंतर में सोनम वांगचुक से मिलने नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के कई नेता जंतर मंतर जा चुके हैं। शशि थरूर तो सोनम वांगचुक को चिट्ठी लिखकर अपना अनशन तोड़ने की अपील तक कर चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के समर्थन में एक पोस्ट किया है। केसी वेणुगोपाल ने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की, लेकिन राहुल गांधी का अब तक जंतर मंतर नहीं जाना सवालों के घेरे में जरूर बार बार आ रहा है। हालांकि कल राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से मिलने देहरादून जा रहे हैं। इस दौरान वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, छात्रों युवाओं से संवाद करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
कुल मिलाकर राहुल का पूरा फोकस राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है, जिसे वो युवाओं के भरोसे पर जीतने का जोर लगा रहे हैं। कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था, और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। कल एक तरफ राहुल गांधी देहरादून में होंगे, वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी कई नेताओं के पहुंचने की अब संभावना है। सियासी पार्टियों के साथ साथ सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को बॉलीवुड का भी अब समर्थन मिलना शुरू हो गया है। बिगड़ती तबीयत को देखकर कई कलाकारों ने उनसे अनशन खत्म करने और सरकार से बातचीत की अपील की है। फिल्म अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने, जो रंग दे बसंती के एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में उन्होंने सोनम वांगचुक को समर्थन देते हुए घर पे रहते हुए एक दिन के अनशन की बात कही है, क्योंकि वो दिल्ली खुद नहीं आ पाए। कल अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी जंतर मंतर का दौरा किया था। स्वरा भास्कर ने सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के साथ साथ प्रदर्शनकारी छात्रों से भी मुलाकात की। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान, जीनत अमान, शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, रुबीना दिलेक जैसी एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की भावुक अपील कर चुके हैं। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी सोनम वांगचुक के इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कई तस्वीरें शेयर की और इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट लिखकर उनसे अनशन को तोड़ देने की अपील की। नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, सोनाक्षी सिन्हा, कल्की कोचलिन, पूजा बत्रा, वरुण ग्रोवर, सयाजी शिंदे और विशाल डडलानी जैसी हस्तियां भी खुलकर अब सोनम वांगचुक का समर्थन कर रही हैं। एक तरफ सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ वो किसी भी कीमत पर अनशन खत्म करने के लिए अभी तैयार नहीं है। इससे पहले सोनम वांगचुक 21 दिनों का ऐतिहासिक क्लाइमेट फास्ट कर चुके हैं। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वो 6 मार्च 2024 से लेह में भूख हड़ताल पर बैठे थे। देश में पहले भी कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लंबी लंबी भूख हड़तालें कर चुके हैं। महात्मा गांधी से लेकर अन्ना हजारे तक इतिहास में कई ऐसे नाम दर्ज हैं जिनकी भूख हड़ताल ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 4 दिन बाद अपना आमरण अनशन जो पहली बार किया था जंतर मंतर पर, वो तोड़ा था। हालांकि लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी बनाने की उनकी मांग को सरकार ने माना था। इरोम शानू शर्मिला ने तो 16 सालों तक आमरण अनशन किया। इरोम पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को निरस्त करने की मांग को लेकर आमरण अनशन की तैयारी पर बैठी थी। हालांकि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी और आखिरकार 2016 में उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। 2011 में स्वामी निगमानंद ने गंगा नदी को प्रदूषण और अवैध खनन से बचाने के लिए हरिद्वार में 115 दिनों का आमरण अनशन किया था। जब उनकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो उन्हें हरिद्वार जिला अस्पताल में और बाद में देहरादून के हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया, जहां कोमा में जाने के बाद उनका निधन तक हो गया। IIT के प्रोफेसर और प्रख्यात पर्यावरणविद रहे स्वामी सानंद ने भी 112 दिनों का आमरण अनशन किया था। स्वामी सानंद गंगा की रक्षा के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे थे। अनशन के 112वें दिन ऋषिकेश एम्स में उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। ऐसे कई उदाहरण हैं। ममता बनर्जी ने 25 दिन की भूख हड़ताल की थी। सिख समुदाय के हितों के लिए मास्टर तारा सिंह ने 48 दिनों का आमरण अनशन किया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि जंतर मंतर पर भी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है? और अगर सरकार सुनना चाहे तो बड़ी आसानी से सुन सकती है, क्योंकि सरकार तो ठीक बगल में वहीं मौजूद है जहां पर यह अनशन चल रहा है। आमरण अनशन सिर्फ खाना छोड़ना पर नहीं है, यह इंसान के शरीर, उसके दिमाग और उसकी आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि 20 दिनों के बाद शरीर अपनी ही मांसपेशियों को खाने लगता है, दिल और फेफड़े जवाब देने लगते हैं। सोचिए उस इंसान के संकल्प का स्तर क्या होगा जो हर दिन इस चैलेंज को हंसते हंसते हमारे और आपके लिए झेल रहा है, जो अपनी आंखों के सामने अपने शरीर को पिघलते देख रहा है, लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह है सोनम वांगचुक। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी कहानी।
अब बात उस E20 ब्लेंडेड पेट्रोल की, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तो घमासान मचा हुआ है, जिसे लेकर सरकार आनाकानी कर रही है, मानने को तैयार नहीं है। गाड़ियों के माइलेज गिरने के तमाम दावे किए जा रहे हैं। E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब होने के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर अभी भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ E20 को लेकर सरकार का भी अपना एक तर्क है, वो मानने को तैयार नहीं दिखाई देती। सरकार के दोनों बड़े मंत्री, चाहे गडकरी जी हो चाहे हरदीप पुरी हो, उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया है कि E20 से गाड़ियां खराब होंगी। लेकिन इस बीच रायपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसे जनता की जीत कहा जा सकता है। इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल यानी E20 पेट्रोल ने गाड़ी मालिकों की जेब में इन दिनों आग लगा रखी है। 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल ने गाड़ियों की एक तरीके से लंका लगा रखी है। ऐसे दावे करते हुए तमाम लोग आजकल सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास ना तो कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई जांच रिपोर्ट है। लेकिन कहानी अब आगे बढ़ गई है। रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट ने एक ऐसा अहम फैसला सुनाया है जिसको आप कह सकते हैं कि जनता जिंदाबाद, जिसने E20 ब्लेंडेड पेट्रोल पर जनता के दावों पर मुहर लगा दी है। ध्यान से सुने सरकार क्या कहा रायपुर की इस अदालत ने। रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी DCDRC ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पाया कि E20 पेट्रोल के कारण कार में तकनीकी खराबी आई थी, जो कि सरकार नहीं मान रही है। इस मामले में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और डीलर को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो कि मारुति और टोयोटा जैसी गाड़ियां नहीं मान रही थी। कोर्ट ने माना है कि गाड़ी का इंजन E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं था, जबकि फिर भी ये कार कस्टमर को बेची गई। आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के अंदर उसी मॉडल की नई E20 कार इस उपभोक्ता को देने को कहा है। इससे मैं आगे आपको मिलवाऊंगा भी कौन है ये उपभोक्ता, कौन है ये ड्राइवर के कार के ओनर। गाड़ी की पूरी कीमत 20,05,000 रुपए लौटाने के निर्देश दिए हैं। या तो गाड़ी ठीक करो या पूरे के पूरे पैसे लौटाओ। इसके अलावा कस्टमर को ही दिमागी परेशानी के लिए 1 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश भी इस कोर्ट ने दिया है। और कोर्ट कचहरी के खर्चे के तौर पर जो इस उपभोक्ता की जेब से खर्च हुए वो 10,000 रुपए अलग से देने होंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि मेरा डेली का रनिंग अराउंड 150 to 200 किलोमीटर है और बहुत टाइम ऐसे होता है कि मेरे पास ड्राइवर भी नहीं रहते हैं। तो उस बीच में 20 सड़क में अगर बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं एक किडनी स्पेशलिस्ट के लिए वो प्रोफेशनल लॉस, मेंटल हेरेसमेंट एक बड़ा चीज़ है, फैमिली के साथ सेफ्टी इशू। हम तो ये चाहते हैं कि हम पेट्रोल डालें, गाड़ी चले, बस इतना ही हमारा था। लेकिन गाड़ी में समस्या है तो फिर बाद में खुलती आई कि गाड़ी जो गवर्नमेंट ने बना रहे वो 10% इथेनॉल का बना रहे, बाद में 20% के लिए वो उपयुक्त है कि नहीं है, ये सब बातें हैं। रायपुर के डॉक्टर प्रेमव्रत देवता को आपने सुना। इन्होंने जून 2024 को मारुति की SUV कार खरीदी। करीब 5 महीने बाद नवंबर में पहली बार कार में खराबी आई। गाड़ी बार बार बंद होने लगी थी। हर बार कंपनी ने इसे मिलावटी पेट्रोल का मामला बताया और हाथ झटकने की कोशिश की। टंकी साफ करवा दी और गाड़ी वापस भेज दी। कंपनी का तर्क था कि एडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी पेट्रोल की वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, इसीलिए ये वारंटी के दायरे में नहीं आता। यानी मारुति ने पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा तो कंपनी के दावों की हवा निकल गई। जांच में कंपनी की 2 बड़ी चालाकियां सामने आई हैं। कार जून 2024 में खरीदी गई थी, जबकि कार की मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2023 की थी। यानी कंपनी ने अंधेरे में रखकर करीब 1.25 साल पुरानी कार इनको बेची, जो कि नए कार के दामों पर बेची गई। जांच में बाद में पता चला कि SUV कार E10 कंपैटिबल थी। ये बात कस्टमर से छुपाई गई थी। इसका खुलासा तब हुआ जब कस्टमर ने सरकारी मान्यता प्राप्त SGS लैब में जांच कराई। रिपोर्ट में E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी में खराबी होने की बात सामने आई, क्योंकि गाड़ी E10 कंपैटिबल थी। E10 कंपैटिबल थी, E20 का पेट्रोल डलाया, गाड़ी खराब हो रही थी। गडकरी जी मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में अगर कंपनी की चालाकी को एक तरफ रख दे तो ये बात साफ हो गई कि E10 कंपैटिबल गाड़ियां E20 पेट्रोल भरवाने से खराब हो सकती हैं, हो रही हैं और इस केस में हुई हैं।
तो भले ही रायपुर की कंज्यूमर कोर्ट के फैसले में यह साफ हो गया हो कि E20 पेट्रोल से E10 वाली गाड़ियां खराब हो सकती हैं, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है। सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से ना तो गाड़ियां खराब हो रही हैं और ना ही माइलेज पर इतना ज्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है। लेकिन मुंबई के पेट्रोल पंप पर लगे कुछ दिलचस्प पोस्टरों को देखिए। बार बार फिर गाड़ी मालिकों को कंफ्यूज कर दिया इन पोस्टर्स ने। पेट्रोल पंप पर लगे पोस्टर पर लिखा है, प्रिय ग्राहक बंधु, एथेनॉल पानी में घुलनशील है जिससे गाड़ी की फ्यूल टंकी में मॉइस्चर होने से परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप समय समय पर अपने वाहन की पेट्रोल टंकी साफ करवाते रहें, परेशानी से बचें, अन्यथा हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। ये इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर साफ साफ नोटिस लिखा हुआ है। इस तरह के पोस्टर कई सारे पेट्रोल पंप पर लगे होने का दावा किया जाने लगा। कई लोगों ने तो वीडियो बना लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, वायरल हो गई ये वीडियो। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता भी मुंबई के इस पेट्रोल पंप पर पहुंचे, लेकिन यहां पर पोस्टर को बीते दिनों में बदल दिया गया। जब पेट्रोल पंप मैनेजर से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो क्या तर्क दिया उन्होंने, सुनिए जरा। ये अभी क्यों हटा दिए? हटा दिया है तो आप प्रीमाइसेस के इसमें कुछ लिखा था कि ये गांजा उत्पाद पेट्रोल, ये क्या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर क्या? वो प्रिंटिंग मिस्टेक। तो अभी कितना दिन था सर ये यहाँ पर? 2 ही दिन में। अच्छा, मैं खाली 1 मिनट लोगों की जानकारी के लिए खाली दिखा दूँ। अब इन्होंने एक दूसरा देखिए यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे लगा दिया कि इंजन को कोई नुकसान नहीं होगा, बीमा क्लेम पे कोई प्रभाव नहीं होगा और परीक्षित, विश्वसनीय और सुरक्षित है E20। तो अभी ये जो बोर्ड उन्होंने लगा दिया है यहाँ पर। मेरे साथ मैनेजर भी, सर ये आपसे भी जानना चाहते हैं कितना दिन लगा होता है? बाहर मेरा गाड़ी पंप बंद करा यार। ये यार यहीं का बाहर ही कीजिए, वो बाहर। यहीं का है क्या? लेकिन नहीं, यहाँ का नहीं है। आपने बताया ना कि हटा दिया कुछ। नहीं, यहाँ का नहीं, आप बाहर जाइए। 2 या 3 दिन पहले पोस्टर लगाते हैं कि मॉइस्चर हो सकता है, इंजन खराब हो सकता है, अपने इंजन की रक्षा खुद करें, साफ कराते रहें। जब रिपोर्टर ने कन्फ्रंट किया, जब सरकार की तरफ से कहा गया होगा, क्योंकि नवरत्ना कंपनी है, सरकार के साथ काम करती है तमाम पेट्रोल कंपनियां, तब पोस्टर बदल दिया गया और अब तो मैनेजर साहब रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी को काम तक करने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हटिए यहाँ से। लोग परेशान हैं, माइलेज कम हो रहा है, गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। इन दावों को सरकार सीधे तौर पर नकार नहीं सकती, क्योंकि ये 1 या 2 लोगों की बात नहीं है, गाड़ी चलाने वाले करोड़ों कंज्यूमर्स है अपने देश में। सरकार इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकती। फिर रिपीट कर दूं, अपने देश में तमाम गाड़ियां जो सड़कों पर चल रही हैं उसमें से 80% से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो 2023 के पहले की बनी हुई हैं। अब तो सोशल मीडिया पर भी इस बारे में बात होने लगी है कि E20 ही भरवाना होगा और ऐसे में आपको अपनी गाड़ी का ख्याल पहले से ज्यादा रखना होगा। अब तो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी पर पहले से कितना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनका खर्चा 500 से 700 रुपये लोकल मैकेनिक करके दे सकता है। जो लग्जरी गाड़ियां हैं उसमें आप 1500 से 2000 इतने खर्चे में आप बैर मिनिमम करवा सकते हैं। रही बात आपके 2 व्हीलर की, तो उसमें मिनिमम जो खर्चा आता है 200 से 500 रुपया होता है। कब 2 व्हीलर रहेगा नॉर्मल बाइक, उसका कब 300 लगता है। टाकी भी साफ करना पड़ेगा और कार्बोरेटर भी साफ करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बड़ा बाइक रहेगा उसका कब 500 रुपये खर्चा आता है। रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट का जो फैसला है, अगर वो पूरा फैसला पढ़ा जाए तो साफ तौर पर टिप्पणी करता है, इशारा करता है कि गाड़ियों में E20 पेट्रोल की वजह से दिक्कत हो रही है। काश हो सकता है कि इसको चैलेंज भी आगे जाकर कर दे तमाम कंपनियां, कौन हर्जाना भरना चाहता है। लेकिन कुल मिलाकर ये साबित हुआ एक जांच रिपोर्ट में कि पेट्रोल से दिक्कत होती है पुरानी गाड़ियों में। आगे बढ़ते हैं। अब पश्चिमी एशिया में हॉर्मूज वाला संकट चल ही रहा है कि अब यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों ने रूस के लिए भी हॉर्मूज जैसा क्राइसिस पैदा कर दिया है। ब्लैक सी के पास एजोव सागर में जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से अब ठप हो चुकी है, क्योंकि महज 9 दिन के भीतर 116 जहाजों पर विध्वंसक हमले हुए हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के पक्के दोस्त मुस्तफा खामेनेई का वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने ट्रंप की हॉर्मूज में नींद उड़ा रखी है। हॉर्मूज की तरह अब एजोव में भी समंदर पर कब्जे की भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। समंदर पर कब्जे का मतलब है दुश्मन के समुद्री रूट को नो गो जोन बना देना, उसके आर्थिक नसों को चोक करना और मिलिट्री सप्लाई लाइन को पूरी तरीके से काट देना। और समंदर में ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ अब बिल्कुल यही तो कर रहे हैं।
एक और अमेरिका ईरान जंग के 138 दिन हो चुके हैं, तो वहीं 1603 दिनों से चल रही यूक्रेन और रूस की जंग अब उसी मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अब तक पुतिन की सेना यूक्रेन के शहरों पर बारूद बरसा रही थी, लेकिन अब जेलेंस्की को एक नया फॉर्मूला मिल गया है पुतिन की आर्थिक रीढ़ पर चोट करने का। और यह चोट इतनी गहरी है कि रूस को एजोव सागर में जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से रोकनी पड़ी है। जरा इस मैप पर नजर डालिएगा मेरे पीछे, ये वर्ल्ड के मैप पर मैं आपको दिखाता हूं आखिर है क्या पूरा मामला। ये रूस है, ये एजोव सागर और ये यूक्रेन है। ये बीच में वो इलाका है जिसको खासकर यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है जलडब्रूमध्य, जिसको बोलते हैं एजोव जलडब्रूमध्य, यहीं को लेकर सारी की सारी लड़ाई इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच चल रही है, क्योंकि यहाँ से बड़े स्तर पर व्यापार होता है। ब्लैक सी यानी काली सागर के ठीक ऊपर मौजूद है एजोव सागर, जो कि कर्च स्ट्रेट के जरिए ब्लैक सी से जुड़ता है। इसके पूर्व में रूस है और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन और दक्षिण पश्चिम में क्रीमिया है। अब जरा सोचिए, जो एजोव सागर लंबे समय तक यूक्रेन की पहुंच से दूर था, जहां पुतिन का एक छत्र राज हुआ करता था, जहां से रूस पूरी दुनिया को तेल, गेहूं, स्टील और सूरजमुखी का तेल सप्लाई करता था, आज उसी एजोव सागर में रूस के कदम उखड़ने लगे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि पिछले 9 दिनों में रूस के 116 जहाजों को उसने निशाना बनाया है। जेलेंस्की के ऑपरेशन मोलोचका ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सवाल यह है कि यूक्रेन अचानक समंदर में इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या जेलेंस्की ने पुतिन के जिगरी दोस्त मुस्तफा खामेनेई का वो हरमुज वाला फॉर्मूला हैक कर लिया है जिसने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है, या फिर इस बिसात के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का कोई दिमाग चल रहा है जो बैकडोर से ईरान की मदद कर रहे रूस को उसी के समंदर में फंसाए रखना चाहता है? यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने एक ही रात में रूस के 20 ऑयल टैंकरों पर भीषण हमला करके उन्हें आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन का मकसद साफ है, रूस को ब्लैक सी और एजोव सागर के बेसिन से बेदखल कर देना। यूक्रेन के हमलों से डॉन एजोव चैनल पूरी तरह बंद है। ये चैनल एजोव सागर को रूस के अंदरूनी जलमार्गों और नदियों से जोड़ता है। ब्लैक सी को जोड़ने वाले कर्च स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही ठप है और सैटेलाइट इमेज गवाह है कि दोनों तरफ सैकड़ों कमर्शियल और शैडो ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का मानना है कि जेलेंस्की का यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये पुतिन के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्थिक नाकेबंदी है। यूक्रेन का प्लान क्रीमिया को रूस की मुख्य भूमि की सप्लाई लाइन से पूरी तरह काट देना है। लेकिन पुतिन भी शांत नहीं बैठे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी पलटवार किया है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा और निकोलेव बंदरगाहों पर अपने घातक गैरॉन-4 प्रिसीजन स्ट्राइक ड्रोन से हमला किया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की ड्रोन बोट्स के फ्लीट को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया है। समंदर के पानी पर बारूद की ये जंग अब ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक काल बनने वाली है, क्योंकि इस रास्ते के रुकने से तेल ही नहीं बल्कि गेहूं और खाने के तेल की किल्लत पूरी दुनिया में हो सकती है। रूस और यूक्रेन की इस जंग की क्रोनोलॉजी को समझिए। एक तरफ जेलेंस्की रूस की समुद्री सीमा को चोक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी तर्ज पर पश्चिम एशिया में पुतिन का सबसे बड़ा मददगार यानी ईरान होर्मुज में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जेलेंस्की ठीक यही कर रहे हैं। ईरान जिस तरह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंधक बनाकर अमेरिका को घुटने पर ला रहा है, ठीक उसी तरह अब यूक्रेन ने एजोव सागर को चोक पॉइंट बना दिया है। यानी दुनिया के ताकतवर देशों को समझ में आ गया है कि समंदर पर कब्जा करो और अपनी तिजोरियां भरो। हरमुज और कर्च स्ट्रेट पर कब्जे की लड़ाई के बीच अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट से भी एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और जलडब्रूमध्य बड़ी खबर है। यमन के हूती विद्रोही बाब अल मंदेब को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की तैयारी में। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल ईरान का हरमुज जैसा फॉर्मूला है। ईरान के नेतृत्व वाली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल हूती विद्रोही बस एक सही ट्रिगर का अब इंतजार कर रहे हैं। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला बाब अल मंदेब स्ट्रेट अगर बंद हो गया तो ग्लोबल ट्रेड तबाह हो सकता है और कमर्शियल जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ेगा। सवाल है कि क्या इंटरनेशनल स्ट्रेट की कोई नाकेबंदी कर सकता है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और इसकी वजह भी है।
पहली वजह आईएमओ का नियम, यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का साफ फैसला है कि इंटरनेशनल स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह का टोल या टैक्स नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पानी सबका है, समंदर सबका है। और दूसरी वजह है यूएन क्लॉज कानून यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत किसी इंटरनेशनल स्ट्रेट, वो चाहे हॉर्मुज हो, केर्च हो या फिर बाब अल मंदेब स्ट्रेट हो, यहां से हर जहाज को ट्रांजिट पैसेज यानी बिना रोक टोक आने जाने का अधिकार है। इस पर नई शर्तें थोपना अवैध है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिका को अब तक की सबसे खौफनाक चेतावनी आज दी। ईरानी सेना के टॉप कमांडर इब्राहिम ज़ल्फ़ागरी ने खुला ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तेहरान चुप नहीं बैठेगा। ईरानी सेना पलटवार में पूरे पश्चिमी एशिया के रणनीतिक ढांचे का नामो निशान मिटा देगी। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को कहा था अगर तेहरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू करेगी। और इस वक्त अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की है। अमेरिकी समय के मुताबिक रात 9 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 4 बजे के आसपास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले ट्रंप ने दुनिया को अपनी सुपर पावर का ट्रेलर दिखा दिया है। ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में अमेरिका का रक्षा बजट बढ़कर $1.5 ट्रिलियन किया जाएगा। पेंसिल्वेनिया की डिफेंस समिट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में सेना की जो ताकत बढ़ाई थी, अब दूसरे कार्यकाल में उसी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेबनान के मोर्चे पर भी युद्ध की आग धधक रही है। इजराइल ने लेबनान के बेत याहिन इलाके में बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मारे गए। इजराइल ने इस जोरदार प्रहार के बाद हिजबुल्लाह को खुली चेतावनी दी है। इजरायली सेना ने 2 टूक कहा कि जो भी इजराइल के लिए खतरा बनेगा उसे पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। यानी पश्चिम एशिया में हर मोर्चे पर बारूद बरस रहा है और ये जंग किसी भी कीमत पर थमने का नाम नहीं लेती दिखाई देती। और अब बात करेंगे एक और ऐसी स्टोरी की जिसने पूरी दुनिया को इस युद्ध के माहौल से पिछले करीब 1 महीने से बाहर निकाल दिया था, और ये खबर है फुटबॉल की। मेसी द ग्रेट उसके नाम के साथ लगता है जो दुनिया का इतिहास बदल सकता है, भूगोल बदल सकता है। जो मिट्टी की पहचान से आसमान के माथे पर तिलक लगा दे, कोई सिकंदर, कोई अशोक इतिहास में महान कहलाता है। उस कड़ी में अब एक नया नाम जुड़ गया है कि लियोनेल मेसी का, जिनके जैसा फुटबॉल की दुनिया में आज कोई भी उनका सानी नहीं है। मेसी जैसा कोई नहीं, ये मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे होंगे और दुनिया भी यही बात कह रही है कि मेसी जैसा कोई नहीं। 39 साल की उम्र में 19 साल की फुर्ती और एनर्जी से लबरेज लियोनेल मेसी ने कल रात इंग्लैंड के माथे पर हार और अर्जेंटीना के भाग्य पर विजय लिख दिया। अब रविवार को फाइनल की बारी भी है और तैयारी भी है। फाइनल की तरफ बढ़ चुकी अर्जेंटीना की टीम के कदम आज राजधानी ब्यूनोस आयर्स में लाखों कदमों के रूप में थिरकने लगे। फुटबॉल और खासकर मेसी के दीवाने नाचते, गाते, ड्रम बजाते, खुशियों से इतराते और फाइनल फतह करने के सपनों के साथ सड़कों पर। मेसी के लिए दीवानगी का आलम यह था कि लोगों ने अपने चेहरे पर मेसी का मुखौटा लगा रखा था। आंखों में आंसू थे, मगर खुशियों में नहाए राष्ट्रीय अभिमान के आंसू थे। आज अर्जेंटीना का बच्चा कह रहा है कि जो खुशी से उछल नहीं रहा, झूम नहीं रहा, वो सिर्फ एक कोई अंग्रेज हो सकता है, कोई और नहीं, बल्कि इससे आगे फाइनल जीतने की मुनादी भी अपनी जोश, आंसू, भावुकता और बेहिसाब खुशियों से करने लगे। हम सब जानते हैं मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके खेल के दीवाने करोड़ों हिंदुस्तानी किस कदर हैं, उससे आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। फुटबॉल की कैपिटल आप जिसको कहते हैं, कोलकाता से मेसी के नाम पर जोश और जुनून की कैसी तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरों को देखकर समझ में आप लगा सकते हैं। एक फाइनल में स्पेन से मुकाबला होना है, लेकिन सेमीफाइनल में ही मेसी ने अपना लोहा इस कदर मनवा लिया कि जिस इंग्लैंड को हराया, उसके ही अखबार द गार्डियन ने अर्जेंटीना की जीत को मेसी का गुरुत्वाकर्षण कहा था, यानी चुंबकीय शक्ति। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। अर्जेंटीना के दोनों गोल में असिस्ट मेसी ने ही किया। फुटबॉल की भाषा में गोल करने वाले को आखिरी पास जो व्यक्ति देता है, जो खिलाड़ी देता है, उसको असिस्ट कहते हैं। उसने असिस्ट किया, मदद किया, सहयोग किया। मेसी ने गोल करने और इसके लिए असिस्ट करने में विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अब तक वो नॉकआउट मैच की हिस्ट्री में 7 गोल और 10 असिस्ट कर चुके हैं। मेसी अब तक लगातार 6 वर्ल्ड कप फुटबॉल खेल चुके हैं। इनमें से 3 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम
फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2014 और 2022 में पहुंची थी और अब 2026 22 की तो वो चैंपियन भी यानी डिफेंडिंग चैंपियन मेसी की टीम अर्जेंटीना है। फुटबॉल के छठे खिलाड़ी हैं वो जो तीसरी बार अपनी टीम की तरफ से वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले हैं। वो इस वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने वाले सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और इस बार गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे यानी सबसे अधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी। तभी तो हम कह रहे हैं कि मेसी जैसा कोई नहीं, मेसी द ग्रेट, जिनके पास से ही एंजो फर्नांडेज और लोटेरो मार्टिनेज ने गोल दागे थे। आज अगर फाइनल से पहले अर्जेंटीना में फाइनल की जीत जैसा जोश और जुनून दिखाई देता है इसलिए कि अर्जेंटीना ने इस नॉकआउट मैच में इंग्लैंड को हराया है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड का एक बेहद बहुत ही संवेदनशील इतिहास रहा है। अर्जेंटीना की खोज 1516 में स्पेन के नाविक जुआन डे सोलिस ने किया था और उसका ही अर्जेंटीना लंबे अरसे तक गुलाम भी रहा। लेकिन अर्जेंटीना के पास एक आइलैंड है, फॉकलैंड द्वीप समूह, इस पर ब्रिटेन का राज है जो अर्जेंटीना की आंखों में खटकता है। उस फॉकलैंड आइलैंड के लिए दोनों देशों के बीच 1982 में भीषण युद्ध हो चुका है जिसमें इंग्लैंड के सामने अर्जेंटीना को घुटने टेकने पड़े। हाँ, उस युद्ध से याद आया कि 4 साल बाद 1986 के फीफा वर्ल्ड कप में वो हैंड ऑफ गॉड वाली घटना घटी। उस वक्त क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने थे जिसमें माराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गोल किया था। वो गोल पैर की जगह हाथ से किया गया जिसे मैराडोना ने ही हैंड ऑफ गॉड कहा था। उस घटना के 1 साल बाद मेसी का जन्म हुआ जो आज इंग्लैंड के खिलाफ विजेता बनकर उभरे हैं। उसी इंग्लैंड के साथ अर्जेंटीना कल का मैच खेली थी। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं रोज की तरह आपकी व्यूज की। अब बात करता हूं पब्लिक व्यूज की। अविनाश पांडे साहब का E20 वाली खबर पे पोस्ट है। E20 से इंजन डैमेज को लेकर रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सरकार किसी भी पार्टी की हो, मालिक जनता ही है। सोनम वांगचुक की हड़ताल पर अरुण विजय साहब का पोस्ट है। सोनम वांगचुक से वार्ता का मार्ग खुला रखना चाहिए। लोकतंत्र का तो अर्थ ही संवाद है, फिर सरकार को किसका इंतजार है, कैसा इंतजार है। तो आज मेरे साथ इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।